पहले संविधान संशोधन, भाई पहला, और यहाँ पे देखें तथ्य में भी देखा जाए तो पहला और लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो भारत में तो अभी 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसमें कभी कलेक्ट किया जाए, देखिए पीटी पढ़ने का तरीका क्या है, अगर उसमें कलेक्ट भी करें तो लगभग 10 हमें टॉप संविधान संशोधन की लिस्ट बनानी चाहिए जिसने भारतीय संविधान के बिल्कुल मर्म को चेंज कर दिया। सारी बात नहीं, क्योंकि पता सारे 100 पढ़ने शुरू हो गए तो महत्व ही नहीं था। ये तथ्य, इसी स्मार्ट स्टडी कहते हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है इसका हमें चयन आना चाहिए। हम सेलेक्ट कर लेंगे भाई ये संविधान संशोधन ऐसे जिसने इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो पहले संविधान संशोधन का इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि मुद्दा इसमें पहला था कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व आपस में टकराएंगे तो आखिर में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। पहला मुद्दा यही उत्पन्न हो गया। तो पहले संविधान संशोधन में पहला मुद्दा ये उत्पन्न हो गया कि मूल अधिकार निदेशक तत्व आपस में टकरा गए तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि आप जानते हैं कि मूल अधिकार हमारे यहाँ वाद योग्य है। अनुच्छेद 32 में उपचार मिला हुआ है, रेमेडी मिली हुई है कि आप उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, निदेशक तत्व की रक्षा के लिए आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए कई आलोचकों ने क्या कहा था, कई आलोचकों ने, जेनिंग्स जैसे लोगों ने कहा था ये निदेशक तत्व के है पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र, पायस एस्पिरेशन। पायस एस्पिरेशन का मतलब होता है बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। तो आप याद रखिए, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, इसका मतलब है जैसे युवावस्था में व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बड़ी बड़ी बातें कैसे हो रही थी? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सब लोग संविधान सभा में बैठे थे तो उनका आने वाले भारत में हम दूध की नदियां बहा देंगे, किसी ने कहा झील के, किसी ने कहा दही की झील बना देंगे। तो सवाल ये है दोस्तों, मुफ्त में वादा करने में क्या जाता है? बचनम किम दरिद्रम। अगर मुफ्त का ही किसी को वादा करना तो मैं तुम्हें ताजमहल दे दूंगा, ऐसे कई बार वादा करते भी हैं। अब मुझे पता है ताजमहल क्या है, उसका एक छोटा सा रिप्लिकेट दे दूं तो वही बहुत मुश्किल। ताजमहल के कहने में क्या जाता है दोस्तों? कहने में कह दो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, नाखून भी मत दो, यही बात है। तो निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या है? वादा करना था। कई लोगों ने कहा कि संविधान सभा बैठी थी, चुनाव होने वाला था, नया नया लोकतंत्र आया था, तो वादा करना था जैसे चुनाव में वादा होता है। चुनाव में क्या वादा है? भाइयों और बहनों गरीबी दूर कर दी जाएगी, आने वाले समय में एकदम अच्छे दिन आ जाएंगे, आने वाले समय में भारत बिल्कुल जगमग हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे तो वादे होते हैं। जो वादे हम किसी दूसरे के साथ करते हैं वही सरकार हमारे साथ करती है। वादा कभी न कभी तो होता है। तो सरकार भी जानती है कि आदमी इमोशनल है, ऐसे वादे कर दो, क्योंकि ये तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे वादे करते रहते हैं। इसलिए पहला मुद्दा यही फंसा। इसलिए अब देखेंगे पहले संविधान संशोधन मुद्दा मूल अधिकार निदेशक तत्व का ही तो है। पहला संविधान संशोधन इसी बात की गारंटी देता है। लेकिन संविधान कहता है नहीं, चिंता मत करिए। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये बताओ, ये केवल पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने किसने कह दिया? हमने कहा वो जेनिंग्स कह रहे हैं, वो विद्वान हैं। उनका जेनिंग्स जानते नहीं, वो वकील टाइप के आदमी है और वकील केवल आर्टिकल की बात देखता है, संविधान का मर्म नहीं समझ पाता। तो डॉक्टर अम्बेडकर से कहा डॉक्टर साहब आप ही दिल बताओ संविधान का, आप ही तो मर्म बताओ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देखो भाई, इस देश में जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत बड़ी है या जनता की? अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, हमारे किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी बच्चों से पूछो कि मूल अधिकार का महत्व ज्यादा है निदेशक तत्व का, कहेगा मूल अधिकार का महत्व क्यों? अनुच्छेद 32। आप में से मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया आज तक उच्चतम न्यायालय जाने के लिए? बड़ा महत्व है, कमाल की बात है यार, जो कभी मिला नहीं। और मैं तो एक वही कहता हूं कि इतनी उम्र में तो मैंने प्रयोग किया नहीं, आप भी प्रयोग करेंगे मुझे इसकी उम्मीद कम है। और आज तक जिन लोगों से मैं मिल पाया, भाई दुनिया में सब लोगों से मिल नहीं पाया, उन्होंने भी कभी अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं किया। तो अनुच्छेद 32 क्या है? बड़े बड़े लोगों की, उल्टा होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं निदेशक तत्व तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे अनुच्छेद 32 देखने को अच्छा लगता है, जब लेके जाओगे तब पता चलेगा, वकील करोगे तब पता चलेगा। अभी आप देख लो, अभिषेक मनु सिंघवी को आप हायर करोगे, कपिल सिब्बल को हायर करोगे तो मुफ्त में आ जाएंगे क्या? और जरा सोच के देखिए, निदेशक तत्व, निदेशक तत्व इधर देखिए, इधर प्रधानमंत्री गेहूं बांट रहे हैं, चावल नमक तक बांट दिया। अब बताओ, नमक खा के कैसे नमक हरामी कोई करेगा हिंदुस्तान में? सरकार कितनी होशियार होती है। मैंने किसी आदमी से पूछा क्यों वो सरकार को वोट दिया, कहा नमक खाया है।
लो नमक खाया है तो वोट दो। इसका मतलब है, आप जरा सोच के देख, किसने सरकार के दलिया अभी तक नहीं खाई है? किसने सरकार से स्कॉलरशिप नहीं लिया? अरे स्कॉलरशिप नहीं लिया तो यूनिवर्सिटी में पढ़े कि नहीं पढ़े? यूनिवर्सिटी में इतनी सस्ती सस्ती शिक्षा कहाँ से मिल गई? यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, ओ माय गॉड, 120 रुपए में साल भर का हॉस्टल की फीस, 200 रुपये पूरे साल भर की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, इतना राज्य ने पढ़ा दिया। और जरा सोच के देखो अभी राज्य क्या कर रहा है, सब जगह एम्स स्थापित कर रहा है सबको। अभी अब कर्नाटक का चुनाव देखो, किसी को 1500 रुपये मुफ्त, लाडली योजना, मामा जी उधर आगे लाडली योजना, लो बहनों पिटारा खोल दिया है। ये क्या है? निदेशक तत्व। ये लफड़ा पहले से था। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अरे भाई ये बात सही नहीं है, निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र नहीं है। निदेशक तत्व का बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी निर्वाचित सरकार जनता से डरेगी। एक निर्वाचित सरकार एक ही बात में जनता के हितों की उपेक्षा कर सकती है, अगर उसे दोबारा चुनाव में वापस नहीं आना है। और कोई सरकार कभी दोबारा चुनाव में वापस न आए ऐसा सोच नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पहले संविधान संशोधन में ही दिख गया। ये डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल सही थे, वो डेमोक्रेसी का आर्गूमेंट जानते थे लॉयर भी, लेकिन इकोनॉमिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, डेमोक्रेसी के सही आर्गूमेंट जानते थे। इसे पहले संविधान संशोधन में एक तरफ मूल अधिकार फंस रहा था, और मूल अधिकार कहाँ पर था? जो चंपकम दोरईराजन केस में आया। तो पहले संविधान संशोधन में मूल अधिकार का मुद्दा क्या था? चंपकम दोरईराजन केस में एक तरफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 था, दूसरी तरफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2 था। दूसरी तरफ निदेशक तत्व में क्या था? निदेशक तत्व में आर्टिकल 46 था और आर्टिकल 37 था। ये तो पहला झगड़ा हुआ, इन्हें पहला संविधान संशोधन इसी झगड़े के कारण करना पड़ा। और ये मामला उत्पन्न हुआ चंपकम दोरईराजन केस में, जो मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच का पहला संघर्ष था। चंपकम दोरईराजनवाद में यह पहला मामला उत्पन्न हुआ। और दूसरा झगड़ा कहाँ उत्पन्न हुआ था? जो कि कहीं न कहीं मूल अधिकार निदेशक तत्व से जो दूसरा मामला उत्पन्न हुआ था, वो कहाँ से था? संपत्ति वाले मामले से। क्योंकि पहला मामला जुड़ रहा था आरक्षण से। शुरुआत कैसे हुई? मद्रास सरकार ने आरक्षण दे दिया, और मद्रास सरकार ने जैसे मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दिया, चंपकम दोरईराजन ने इस पर आपत्ति की। चंपकम दोरईराजन ने कहा कि अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 29(2) खिलाफ है ये। तो उनसे पूछा कि क्यों ये खिलाफ है, खिलाफ क्यों है? तो उन्होंने भाई बताया कि अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि राज्य के द्वारा केवल जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, और आरक्षण केवल जाति के आधार पर किया गया है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ये बात लिखी गई है कि राज्य के द्वारा होली मेंटेन्ड, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शैक्षणिक संस्थाओं या राज्य वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोनों जगह जाति के आधार पर भेदभाव था। और बाकायदा मूल अधिकारों के लिए तो अनुच्छेद 32 सही है। इसे चंपकम दोरईराजन उच्चतम न्यायालय आए और पतंजलि शास्त्री ने कहा कि चंपकम साहब बिल्कुल ठीक है, मद्रास सरकार ने जो आरक्षण दिया है 46 को लागू करने के लिए, वो बात ठीक नहीं है। और 46 में था कि राज्य के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि वंचित वर्गों के और अनुसूचित जाति जनजातियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन ये निदेशक तत्व था, ये तो न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी नहीं था, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता था। पहला टकराव आया, इसमें जीता कौन? मूल अधिकार। और मूल अधिकार 32 कारण जीत गया। और 37 में क्या है? निदेशक तत्व को लागू करने का दायित्व तो राज्य का है, ये शासन की मूलभूत सिद्धांत है, इट इज अ फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस, लेकिन न्यायालय से लागू नहीं कर सकता। अभी बात अलग है कि जब उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरईराजन केस में फंडामेंटल राइट को ज्यादा महत्व दिया था, कई लोगों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय हमारा रूढ़िवादी है, उच्चतम न्यायालय सामाजिक परिवर्तन बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब दोस्तों बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उच्चतम न्यायालय की हमेशा आलोचना की जाती है। आज उच्चतम न्यायालय अगर कोई काम कहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दे दो, तो लोग कहेंगे ये देखो अब इसमें भी चले आइए। उच्चतम यानी अब लोग क्या कहते हैं उच्चतम न्यायालय को, आप इतने सामाजिक न्याय क्यों प्रदान कर रहे हो? पहले आलोचना उल्टी थी, अब सामाजिक न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो दोस्तों ये समय के हिसाब से अपने अपनी आलोचनाएं लोग कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय में, लेकिन उच्चतम न्यायालय को जो काम दिया गया था वही तो किया उसने। मैं संसद उसके बाद काम करे।
तो आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने का फिर तरीका कहाँ से आया? संसद ने, पहला लोकसभा चुनाव होने वाला था और कल मैंने बताया कि मद्रास सरकार ने मैसेज दिया नेहरू को कि भैया सामाजिक न्याय करना है तो चंपकम साहब को पलटना पड़ेगा। और चंपकम संसद ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल जिगाना है। तो संसद से पूछा कि आपकी जिगाना क्या है? उनका अनुच्छेद 368। जब इससे मारेंगे तो बुलेट प्रूफ भी छेद हो जाएगी। याद रखिए, जो 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 तमंचा होता है गांव वाला, उससे बुलेट प्रूफ नहीं छेद पाएगा। अनुच्छेद 13(2) क्या है? बुलेट प्रूफ है। तो संसद ने बस जिगाना निकाली, और जिगाना क्या था? 368। संसद ने कहा चिंता मत करिए, हमारे पास ये शक्ति है कि हम जब संविधान में जो चाहें तो बदल दे, बस हम 2/3 बहुमत ला रहे हैं। और कांग्रेस का 2/3 बहुमत था ही, और 2/3 बहुमत आया। इसी के बाद अनुच्छेद 15(4) लिख दिया गया, और अनुच्छेद 15(4) के साथ ही ये पूरा विवाद समाप्त हो गया, यानी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15। और अनुच्छेद क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। बात ध्यान रखने के, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग नहीं है। हमारा संविधान सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए कोई उपाय किया जाएगा तो ये समानता के अधिकार का खिलाफत नहीं होगा, विरुद्ध नहीं होगा, और न ही आर्टिकल 29(2) खिलाफ होगा। दोनों मत ही लिख देगी भाई, अब इसको चैलेंज मत करना। और सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ापन का मतलब होता है, देखिए पिछड़ापन 2 होता है। एक आर्थिक, भाई समाज में जो भी गरीब है वो आर्थिक रूप में पिछड़ा है, लेकिन जो आर्थिक रूप में पिछड़ा है जरूरी नहीं वो सामाजिक रूप में पिछड़ा हो। हमारे यहाँ माना गया कि समाज में चूंकि जाति है, इसे जो जाति अधिक्रमता में, जो जाति की सोपानिकता में नीचे था, वो सामाजिक रूप में पिछड़ गया। और जो सामाजिक रूप में पिछड़ गया उसे शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाई। तो जो शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाई, सामाजिक रूप में पिछड़ा ही था, तो आर्थिक रूप में अपने आप पिछड़ गया। आर्थिक रूप में पिछड़ा व्यक्ति सामाजिक पिछड़ा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन सामाजिक जो पिछड़ा होगा आर्थिक रूप में पिछड़ा है ऐसा जरूरी है, हो सकता है। गरीब तो कोई आदमी हो सकता है। कई बार गांव वगैरह में देखेंगे कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है फुक्कड़, एक भी ठन्नी चवन्नी उसके पास नहीं है, लेकिन तब भी पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी का सोशल स्टेटस खूब है, जेब में ठन्नी नहीं है। इसे कहते हैं सामाजिक अगड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन। इसलिए अनुच्छेद 15(4) आया, यहीं से सारा विवाद खत्म हो गया। और जब ये शंकरी प्रसाद केस में गया, पहले संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में, तो उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि न्यायालय महोदय आप कर क्या रहे हो? अरे अनुच्छेद 13(2) का आप बताओ, आपको तो हमने बताया था कि मूल अधिकारों की रक्षा करोगे, न्यायपालिका पे हमारा बड़ा भरोसा था, हमने तो सोचा कि आपके भरोसे, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं पाए। पतंजलि शास्त्री ने कहा करे भाई, अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द का प्रयोग है, विधि से मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते, संविधान संशोधन से तो छीने जा सकते हैं। इसी में ट्विस्ट कर दिया भाई। फिर मैं रिपीट कर दूं इस बात को, मैं इस बात को 5 बार बताऊंगा आपको। तो उच्चतम न्यायालय के पास गया कि भाई 13(2) क्यों था? 13(2) यही कह रहा था कि कोई भी ऐसा प्रावधान जो मूल अधिकारों को सीमित करेगा, अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है, कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को सीमित करेगी, जो मूल अधिकारों की कटौती करेगी, उसे न्यायपालिका अवैध कर देगी। तो पहले संविधान संशोधन से हथौड़ा तो मूल अधिकार पर चल रहा था, आप कर क्या रहे थे? तो पतंजलि शास्त्री ने कहा रे भाई, अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है कि विधि के द्वारा अधिक मूल अधिकार का हनन नहीं होगा, संविधान संशोधन के द्वारा थोड़े मना किया गया है। इसका मतलब है संसद की विधायी शक्ति, संविधायी शक्ति अलग अलग होती है, बात ध्यान रखने की है। संसद के विधि के निर्माण की शक्ति अलग है, संविधायी शक्ति अलग है। एक है संसद के संविधान संशोधन की शक्ति, और वो कौन सी शक्ति है? अनुच्छेद 368 में। एक है संसद के सामान्य विधि के निर्माण की शक्ति। तो जब संसद जीएसटी लाया, तो ये क्या है? संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और विधायी शक्ति का मतलब है कि जब इंफॉर्मेशन एक्ट आया, एक्ट विधायी, अनुच्छेद 245, 246, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से होगा। संसद की सामान्य विधि सामान्य बहुमत से हो सकता है, संविधान संशोधन की विशेष बहुमत चाहिए। भाई हमारे यहाँ तो रेफरेंडम के प्रावधान है नहीं, जनमत संग्रह तो है नहीं, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं आई। अगला मामला फिर इसी में फंसा। पहले संविधान संशोधन में से 15(4) जोड़ा गया, मैंने बताया पहला विवाद ये था।
और ये बड़ी जीत थी। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने ये मान लिया निदेशक तत्व को लागू किया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय ने कहा देखो भाई, और उच्चतम ने ये भी कहा कि हमारे काम में सेपरेशन ऑफ पावर है। संसद को 368 से पावर है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। हमें मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व है, तो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति भी तो है। तो दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये मैं 1950 की बात बता रहा हूँ, बाद में चेंज हुआ ये, लेकिन पहले में अब तो यही मामला आया, तो रास्ता साफ हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय ने भी निदेशक तत्वों को भले ही निदेशक तत्व को महत्व न दिया हो, लेकिन संसद ने निदेशक तत्व को महत्व दिया। और दूसरा झगड़ा कहाँ पर आ रहा था? दूसरा झगड़ा आ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी भाग 3 में था। तो संपत्ति का अधिकार जो एक जगह था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, और दूसरी जगह था अनुच्छेद 31। ये संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में था, और संयोग की बात है आज की डेट में ये मूल अधिकार के भाग में नहीं है। 44 में 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी सरकार ने उसको बाहर कर दिया, जो झगड़ा हम आगे पढ़ेंगे भी। ये टकरा किससे गया? एक तरफ संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 19(1)(f) में क्या लिखा था? किसी भी नागरिक को संपत्ति की अर्जी विक्रय करने का अधिकार है, एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। भाई मैं कोई संपत्ति खरीदूंगा, मैं बेच दूंगा। और अनुच्छेद 19 में कहा गया कि भाई देखो भाई, बोलने का अधिकार है, हमें शांतिपूर्ण असेंबली का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, निवास का अधिकार है, बसने का अधिकार है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अरे अनुच्छेद 19 में बोलो, तो बोलने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो टेलीविजन स्टेशन बनाएंगे तो पैसे, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? तो संविधान निर्माताओं ने कहा भाई राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा। और 31 में कह दिया गया कि संपत्ति, अगर कभी राज्य संपत्ति को छीनना चाहेगा तो उसके लिए विधि का निर्माण करना पड़ेगा और लोगों को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। यानी संपत्ति केवल सरकार के द्वारा नहीं छीनी जा सकती, संपत्ति छीनने के लिए विधि बनानी पड़ेगी। और मैं इन सबको हमें भी चर्चा फिर अलग से भी बताएंगे। लेकिन जब उत्तर लिखने की बात आएगी, सब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चलता है, अलग अलग हम नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि भाई संपत्ति विधि बनाकर छीनी जाएगी और हमारे पास संपत्ति फंडामेंटल राइट है। अब देखिए मामला कैसे फंसा। जैसे देश आज़ाद हुआ, अब सामाजिक न्याय की बात, नेहरू ने कहा था एक आंसू पोंछ देंगे। उसके बाद राज्य सरकार, चूंकि हमारे संघीय शासन है तो भूमि सुधार का दायित्व किसको दिया गया? राज्य सरकार को। और राज्य सरकारों ने दंदनाकर निदेशक तत्व का अनुच्छेद 39(b)(c) याद कर डाला। निदेशक तत्व में क्या था? आर्टिकल 39(b)(c). 39(b)(c) कभी आपने पढ़ा है? यानी आर्टिकल 39 में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? BC। अच्छा, अनुच्छेद का कई महत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत डिबेट में रहा है। जो आर्टिकल बहुत डिबेट में रहे उन्हीं आर्टिकल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम क्या सोचते हैं सारे आर्टिकल का महत्व जैसा होता है? ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 1930। अच्छा, BC क्या होता है? जो 39 BC। तो अब सवाल है BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और किसमें क्या बात है? मतलब और 39 BC में लिखा गया था, आप याद रखिए, निदेशक हमारे संविधान निर्माताओं ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया तो नहीं था, लेकिन 39 BC में जो लिखा था उसका मतलब कुछ वही संकेत जा रहा था। उसमें कहा गया था संपत्ति का केंद्रीकरण रोका जाएगा और उत्पादन और वितरण इस प्रकार का होगा जिससे सामाजिक भलाई की जा सके। यानी आप याद रखिए भाई, उत्पादन के 2 तरीके होते हैं, पूंजीवादी, एक समाजवादी। पूंजीवादी उत्पादन का तरीका क्या है कि राज्य उत्पादन के साधनों का मालिक होगा, राज्य कल कारखानों का मालिक होगा। समाजवादी तरीका क्या है? कौन मालिक होगा? व्यक्ति। पूंजीवादी तरीके में कौन मालिक होता है? व्यक्ति। समाजवादी तरीके में कौन मालिक होता है? राज्य। इसे 39 BC कह रहा था कि राज्य जब चाहे कोई संपत्ति ले ले। जब सब भाई देश आजाद हुआ तो नई नई संपत्तियों की आवश्यकता थी, सड़क बनाना था, हाईवे बनाना था, तो राज्य को संपत्ति चाहिए। और हुआ मामला क्या कि जब राज्य ने कहा सड़क बनाएंगे तो लोगों ने कहा मेरी सड़क छोड़ के ऊपर से बना लो, मेरी जमीन नहीं लो। राज्य ने कहा ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा जमीन फंडामेंटल राइट याद रखो, जमीन आप ले नहीं सकते। अब मामला फंस गया। इसलिए आपके गांव की सड़क ने जितने टेढ़े मेढ़े टर्न लिए हैं उस हर मोड़ पे मुकदमा हुआ है सड़क पे। संपत्ति का अधिकार इतना महत्वपूर्ण होता है।
इसे मैकियावेली ने कहा भी एक संपत्ति सत्ता से भी, प्राणों से भी प्रिय होती है। तो अब मामला फंसा, लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए। 39 BC के अंतर्गत सरकार कर रही थी हम जिम्मेदारी उन्मूलन करेंगे, सरकार कर रही थी हम भूमि सुधार कार्यक्रम लाएंगे, हम संपत्ति के अधिकार को सीमित करेंगे। लोगों का ऐसे सीमित कर लोगे, ये क्या है? ये हमें खैरात में मिला हुआ है क्या? ये फंडामेंटल राइट है, याद रखना। जो इसको से टकराएगा, लोगों का ऐसे कैसे होगा? और धनाधन लोग उच्चतम न्यायालय में पहुंचे, सारे भूमि सुधार कार्यक्रम पेंडिंग में आ गए। और भाई उच्चतम न्यायालय तो इसी को डिफेंड करता। उच्चतम न्यायालय की स्वाभाविक रूप में चैलेंज था कि वो संपत्ति के अधिकार को चुनौती देता, क्योंकि अनुच्छेद 32 का प्रयोग मूल अधिकार के लिए किया जा सकता है, 39 BC के लिए किया नहीं जा सकता। अब फिर सरकार के हाथ पांव फूल गए। फिर नेहरू को मैसेज दिया गया कि नेहरू जी कहाँ लफड़ा आपने पाल दिया, आप तो कह रहे हो कि आंसू पोछो आंसू पोछो। हम आंसू पोछने जाते, न्यायपालिका मार के भगा देती है। न्यायपालिका कहते ना संपत्ति नहीं छीन सकते। नेहरू का कोई बात नहीं रहेगी, बांस न बाजे की बांसुड़ी। तो नेहरू से पूछा क्या करोगे आप? उनका मैं एक ऐसा ब्लैक होल बनाऊंगा जिसमें कोई कानून रख दिया जाएगा, न्यायपालिका झांकना भी उसका मना होगा। न्यायपालिका झांक नहीं सकती। तो लोगों का मतलब बनाने क्या जा रहा है? उनका नया शेड्यूल, 8 अनुसूची संविधान में थे तो नई शेड्यूल बनाया। उनका नई शेड्यूल क्या है? उनका इसमें न्यायपालिका झांक ही नहीं पाएगी, कहीं से देखेगी तो न्यायपालिका इसमें नहीं आ सकती। इसलिए 31B लाया गया। और फिर यानी पहले संविधान संशोधन से इस विवाद को हल करने के लिए 31A और 31B लाया गया। 31A से क्या कह दिया गया कि भाई देखो, व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, लेकिन संपत्ति का मतलब क्या है? वो संपत्ति जो भूमि सुधार के बाद बचती है। और भूमि सुधार में क्या हो गया? राज्य ने कह दिया भाई एक आदमी अधिकतम संपत्ति, किसी राज्य ने कहा 5 हेक्टेयर, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7। और 5-6 हेक्टेयर के बाद जिसने भी जमीन ली है सब राज्य की जमीन। लोगों का है तो भाई यही कैसे होगा? सरकार ने कहा होगा नहीं, यही होगा। और एक जवान दोस्तों, हमारे यहाँ बड़ी जमींदारी थी, जमींदार दिए, हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी। और राज्य के एक तो पंजाब का जमींदार गोलकनाथ था, राज्य के अधिकारी गए, राज्य ने कहा गोलकनाथ कितनी जमीन? उनका 1700 बीघा। सरकार ने कहा सब हमारा। गोलकनाथ हाय तौबा, कैसे तुम्हारा सब हो गया? अरे अनुच्छेद 19 और 31 का क्या होगा? सरकार ने कहा टोटे खल्लास कर दूंगा गोलकनाथ, कुछ बचे उचेगा नहीं, 2-4 हेक्टेयर ले लो। हाँ तो अपनी गाय रखो, भैंस रखो, 2-4 हेक्टेयर जमीन रखो। और पता चले फिर राज्य कर्मचारी गए। भाई बैंक, आप याद रखिए जब देश आजाद हुआ तो बैंक निजी हाथ में थी, खान निजी हाथ में थे। खान शाहरुख खान, वो खान नहीं, कोयले खान, लोहे खान, कई खान के प्रकार होते हैं, ये खान था। तो अब राज्य के कर्मचारी पहुंचे, पता चला किसी जमींदारी खान थी। राज्य कर्मचारियों का या से हमारी, उनका ऐसे कैसे होगा? उनका हो गया है 31A। फिर राज्य कर्मचारी पहुंचे, मिनरवा मिल्स थी। मिनरवा मिल्स में राज्य कर्मचारी नोटिस चिपका कर चले कि मैडम अगले दिन जमीन खाली कर देना। बेला बनर्जी, मिनरवा मिल्स नहीं, बेला बनर्जी का मामला था। यहाँ मिनरवा मिल्स बाद में हुआ उसके साथ भी वही था, लेकिन थोड़ा बाद में हुआ। मैं थोड़ा ओवर स्टेप कर दिया, फिल्म का बीच वाला भाग छूट गया। तो अब राज्य के अधिकारी बेला के पास गए, बेला ये जमीन मेरी। बेला ने कहा कैसे आपकी जमीन है? फैक्ट्री पूरी सरकार ने कहा ये हम ले रहे हैं, और 2-2.5 हजार रुपए लेना हो तो ले लो। बनर्जी कह रहे ये कैसे मामला है? हमारी करोड़ों की संपत्ति, लॉलीपॉप दे रहे हो मुझे। सरकार ने कहा ये भी नहीं मिलेगा, लेना हो तो जल्दी चोरी से ले लो, मिले उलेगा नहीं। बेला बनर्जी उच्चतम न्यायालय पहुंच गई। लेकिन आप याद रखिए, संपत्ति की मारामारी में राज्य ने 31A बना दिया। 31A का मतलब है अब जब राज्य चाहेगा कोई कंपनी ले लेगा, जब राज्य चाहेगा खान ले लेगा, जब राज्य चाहेगा कोई संपत्ति ले लेगा, बशर्ते आपके पास क्या संपत्ति है? गाय रख लीजिए, भैंस रख लीजिए, कुछ तो थोड़े बहुत बैंक में पैसा हो रख लीजिए, कुछ जो सोना चांदी आपके पास रख लीजिए। जमीन आप रख नहीं सकते, अब खान आपके पास रहेगी नहीं, कंपनी के मालिक आप हो नहीं सकते, तो बाकी क्या बचा? फिर बाकी क्या बचा? यही बात अनुच्छेद 31 में लिखी गई है। पढ़ोगे तो आप, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, अमेलगमेशन ऑफ कारपोरेशन, चेंजिंग शेयर इन द कारपोरेशन, एक्वायरिंग अबाउट माइनिंग। बात देखने बड़ी टेक्निकल है, बड़ी सिंपल सी बात। और
फिर पूछा गया, लोग कहा नेहरू जी आपने तो कमाल कर दिया। उनका अभी एक और बाकी है, 31 भी लाओ। तो इसमें क्या करोगे? कहा जितने जमींदारी भूमि सुधार कानून है सब राज्यों से कहो सीधा में भेजें और हम इसमें डालेंगे इसको। लोग कहा इसमें डालने से क्या हो जाएगा? कहा झांकना ताकना मना। लोग कहा किसका? न्यायालय का। इसलिए उसके बाद 200 दंदना के भूमि सुधार कानून आया और नवीन सूची में डाला गया। इसलिए न्यायपालिका का झांकना ताकना बंद। और उसके बाद भूमि सुधार आगे बढ़ता चला गया। फंडामेंटल राइट में मेंटल ज्यादा हुआ, फंडा कम हुआ। लेकिन उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि यार ये बताओ पतंजलि शास्त्री महोदय, आपने बचाया क्या हमारे लिए? उनका देखो भाई, फंडामेंटल राइट है तो अभी भी तो है, लेकिन सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। सामाजिक न्याय के रास्ते में हम बाधा नहीं बनेंगे। यहीं से 15/4 आया। फिर लास्ट में 19 वाला मामला है। 19 मामला क्या आया कि अब लोगों ने प्रेस छापना शुरू कर दिया क्योंकि हमें अभिव्यक्ति आजादी मिल गई। तो अभिव्यक्ति आजादी का मतलब है राष्ट्र को तोड़ना फोड़ना थोड़े। इसलिए फिर पहला संविधान संशोधन में आर्टिकल 19 को भी, एक तो आर्टिकल 19 में संपत्ति की बात थी, एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में था अभिव्यक्ति आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी में लोगों ने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी कि लोक व्यवस्था बाधित होने लगी। प्रेस में कुछ ऐसी न्यूज छापना शुरू कर दिया जिससे समस्या उत्पन्न होने लगी। इसीलिए न्यायालय ने कहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध खिलाफ नहीं होगी। क्योंकि हो क्या रहा था, जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कहा करते थे कि अरे अभी देश पूरा आज़ाद नहीं हुआ है, ये संविधान सभा केवल पूंजीपतियों की संस्था है। ऐसी बातें कहने वाले लोग थे। लेकिन आप याद रखिए, संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त तरीका अपनाया देश और समाज के बदलाव का। इसलिए पहला संविधान संशोधन नहीं था, ये न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के बीच का मुद्दा था, मूल अधिकार बनाम निदेशक तत्व के बीच का संघर्ष था, और कहीं न कहीं सामाजिक न्याय बनाम मूल अधिकारों के बीच कहानी थी, जिसमें जीता कौन? सामाजिक न्याय। जिसमें जीता कौन? निदेशक तत्व। जिसमें जीता कौन? भारतीय लोकतंत्र।